हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अंतराल का चैप्टर 3 अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, जिसके राइटर है प्रभाष जोशी जी। प्रभाष जोशी जी का जन्म इंदौर में हुआ। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत लेखक राजेंद्र माथुर, जो नई दुनिया के संपादक, नई दुनिया यानी जो वह उस सदी का 19वीं सदी का अखबार था, उसके एडिटर थे। राजेंद्र माथुर जी के सानिध्य में ही उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की, यानी पत्रकारिता में संस्कार जोशी जी ने राजेंद्र माथुर जी से ही लिए और सन 1983 में उन्हीं के संपादन में जनसत्ता अखबार निकाला और उस न्यूज़पेपर में यानी जनसत्ता अखबार में हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दे दी। सत्यता पर विश्वास करने वाले जोशी जी ने बाद में जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। भाई, समाज में फैली हुई सभी बातों को उन्होंने जनसत्ता अखबार में लिखा। वे जनसत्ता में नियमित स्तंभ भी लिखा करते थे, जिसके अंदर उनकी कहानी, कथा, लेखन सब आते थे। कागज कारे नाम से वो स्तंभ उसमें संग्रह प्रकाशित है और उसी कागज खारे स्तंभ से उन्होंने अपना पाठ मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता लिया है। प्रभाष जी में मालवा की मिट्टी, संस्कार गहरे तक बसे हुए थे और वो इसी से ताकत पाते थे। इस चैप्टर में उन्होंने देशज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने इन शब्दों को मुख्य धारा में लाकर उन्होंने अपने इस लेखन को एक तेवर दिया और जोशी जी ने कृत्रिम भाषा का अनुवाद कर, बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर लोगों को मालवा के करीब लाने का प्रयास किया है। उनका अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में लेखक मन मर्मस्पर्शी है, हृदय को स्पर्श करने वाला है। तो हमने यहाँ तक तो जोशी जी के विषय में पढ़ा कि उन्होंने इस पाठ में कौन सी भाषा, बोली, शैली ली है, किसका प्रयोग किया है और कहाँ उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित है। तो अब थोड़ा सा हम पाठ के विषय में भी शॉर्ट में जान लेते हैं कि इस पाठ में मालवा के विषय में क्या बताया गया है। कि इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार, वहाँ के जनजीवन, संस्कृति का हर एक चीज का बारीकी से चित्रण किया है। पहले तो मालवा ना होकर मालवा धरती गहन गंभीर थी। डग डग पर रोटी और पग पग पर नीर हुआ करता, पर आजकल वो मालवा नदी नाले सूख गए हैं। पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया है। जो मालवा अपनी सुख, समृद्धि और संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। भाई, खाऊ उजाड़ू सभ्यता क्या होती है? जो अमेरिका और यूरोप ने अपना रखी है, उनकी देन है ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता। और वह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। भाई, औद्योगिक सभ्यता थी जो वो उजाड़ने की अपसभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। भाई, अमेरिका और यूरोप ने जो खाऊ उजाड़ू सभ्यता अपना रखी है, उससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पर्यावरण भी बिगड़ा है। लेखक की पर्यावरण संबंधित चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि मानो हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायने में हम उजड़ गए हैं। भाई, हम सही मायने में बिल्कुल उजड़ कर रह गए हैं।
जड़ जमीन भी हमारी चली गई है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया। भाई जो पर्यावरणीय सरोकार है ना, उनकी चिंता है पर्यावरण को लेकर, वो सब आम जनता से जोड़ दिया। भाई ये मेरी अकेले की चिंता नहीं है, ये सारी जनता की चिंता होनी चाहिए, तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। भाई उन्होंने पर्यावरण के प्रति जो औद्योगिक सभ्यता से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उससे लोगों को सचेत किया है। तो आगे हम अपने चैप्टर में इसी के विषय में पढ़ते हैं कि हमारा चैप्टर कैसे खाऊ जाड़ू सभ्यता में बदल गया है। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। भाई प्रभाष जोशी जी कहते हैं कि उगते सूरज की निथरी कोमल धूप, निथरी मतलब छनकर साफ सुथरी कोमल धूप राजस्थान में ही रह गई है। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। भाई मालवा ऐसे लग रहा था मानो आसमान सारा बादलों से छाया हुआ है। काले भूरे बादल, भाई काले और भूरे बादल आसमान में कहीं कहीं काले और कहीं कहीं भूरे बादल छाए हुए हैं। राजस्थान शहर से लेखक अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर निकला था। मालवा के पास पहुंचकर वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो वह चैप्टर में उन्होंने लिखा है। उन्होंने देखा कि उगते सूरज की निथरी कोमल धूप को तो हम राजस्थान में ही छोड़ आए हैं, और मालवा तो ऐसा लग रहा है चारों तरफ काले भूरे बादल छाए हुए हैं आसमान में। देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। चौमासा मतलब 4 मास, बारिश का मौसम। थोड़ी देर बाद हमें ऐसे लगने लगा बादलों को घिरा हुआ देखकर कि चौमासा अभी गया नहीं है, बारिश का मौसम अभी गया नहीं है। जहाँ जहाँ भी पानी भरा हुआ रह सकता था, भाई जगह जगह जहाँ जहाँ भी गड्ढे थे तालाब थे वहाँ वहाँ पानी भरा हुआ था, लबालब भरा हुआ था, वहाँ पे ऊपर तक पानी भरा हुआ था। मटमैला बरसाती पानी, मटमैला बरसाती पानी यानी बारिश का पानी जो मटमैला गंदा पानी था। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे, भाई वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे थोड़े गहरे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे, सब पानी से भरे हुए थे और वो बह रहे थे। इससे ज़्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। भाई लेखक कहता है कि इससे ज़्यादा पानी अब मालवा की धरती सोख कर रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल भी कभी भी बरस सकते थे। भाई पहले ही वो भरे हुए थे और बादल भी बरसने वाले थे, तो यह पानी कहाँ जाता। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी। भाई नवरात्रि त्योहार की पहली सुबह थी और मालवा में घट स्थापना यानी घड़े की स्थापना की तैयारियां चल रही थी। गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह थी। भाई गोबर से पहले के समय में गांव में घरों के घर आंगन को गोबर से लीपते थे, शुभ माना जाता था गोबरों से लीपना। तो गोबर को घर आंगन को लीपने के लिए और माना जी के ओटले मतलब घरों के कोने रंगोलियों से सजाने की सुबह थी। बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी थी। भाई गांव के पहले के समय में गांव में बहू बेटियां जो होती थी नहा धोकर त्योहार, कोई भी त्योहार आता था तो सज धज कर त्योहार मनाने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती थी त्योहार मनाने के लिए। लेकिन आसमान में घव घव कर रहा था, लेकिन आसमान जो था वो बादलों से घिरा हुआ था और घड़ घड़ की आवाज कर रहे थे बादल। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। भी रास्ते में मालवा के छोटे स्टेशन आते हैं वहां पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप लहराती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। भाई मैं तो यहाँ पर किस लिए आया था? उजली चटक धूप देखने, भाई लहराती ज्वार बाजरे की फसलों को देखने, सोयाबीन की फसलों को देखने, पीले फूलों वाली सरसों की फैलती बेलों को देखने, दमकते घर आंगन, जो भाई घर आंगन त्योहारों पर दमकते हैं चमकते हैं उनको देखने के लिए आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा,
लेकिन आसमान की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि बारिश तो होकर रहेगी। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते ना देखा हो। भाई ऐसा नहीं है कि हमने कभी नवरात्रि में पानी को गिरते ना देखा हो, बारिश को आते ना देखा हो। कवार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। भाई कवार का महीना होता है जो वो मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है, भाई कभी तो थोड़ा पहले चला जाता है और कभी बाद में जाता है। लेकिन इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धोस दे रहा है। भाई इस बार तो जाते जाते भी ऐसे धोस दे के जा रहा है कि मैं तो यहाँ पर जमकर ही रहूँगा। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं। भाई नागदा स्टेशन मालवा के पास नागदा स्टेशन पर एक मीणा जी हैं जो बिना चीनी की सबको चाय पिलाते हैं। सारे जरूरी समाचार भी देते हैं। भाई सारे जरूरी समाचार जो उस जगह के जरूरी समाचार होते हैं, मीणा जी जो वहाँ चाय पीने आते हैं उनको सभी जरूरी समाचार भी सुना देते हैं कि गई रात कवालालपुर में भारत के हारने से दुखी थे। पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। हाँ अब की पानी बहुत गिरियो किसान के की हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पण अब गेहूं चना अच्छा होएगा। भाई उन्होंने मीणा जी ने बताया कि गई रात कवालालपुर में भारत के हारने से दुखी थे और पूछने पर ही उन्होंने मौसम और खेती का हालचाल बताया। जब हमने पूछा तो उन्होंने ही मौसम और खेती का हालचाल बताया वहाँ पर। हाँ अब की पानी बहुत गिरी हुआ है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। किसानों के की हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई। भाई किसानों की यानी हमारी सोयाबीन की सारी फसल तो सड़ गई, गली गई यानी सड़ गई, खराब हो गई। पर अब गेहूं चना अच्छा होएगा। पर अब तो इतना पानी हो गया कि गेहूं और चने की फसल तो बहुत अच्छी होगी। सार में उन्होंने कहा, भाई सार में वीणा जी ने कहा और दुकान में लग गए। भाई उन्होंने ये सारी बातें सार में शॉर्टकट में उन्होंने उसको बता दी और बाद में दुकान के काम में लग गए। चाय और भजिया उसने अच्छा बनवा के दिया था। भाई लेखक कहता है कि उसने मीणा जी ने चाय और भजिया था बहुत अच्छा लगा कर दिया। हम मियाँ बीवी मज़े में खाते पीते उज्जैन पहुँच गए। भाई हमने वहाँ पे खाया पिया और चाय पी, उसके बाद मज़े में हम उज्जैन पहुँच गए। रास्ते में शिप्रा मिली। शिप्रा एक नदी का नाम है। भाई रास्ते में एक शिप्रा नदी मिली। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। मैया यानी वो शिप्रा नदी को मैया माँ कहकर पुकार रहे हैं। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी। भाई बहुत समय के बाद इस तरह भरी हुई और बहती हुई हमें दिखाई दी है। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी। भाई बहुत महीने पहले हमने टीवी पर एक लाइन पड़ी थी, न्यूज़ आई थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया है। भाई उज्जैन में शिप्रा नदी का पानी घरों में घुस गया है कि शिप्रा नदी में बाढ़ आ गई है। भोपाल इंदौर धार देवास सब में झड़ी लगी थी। भाई हर जगह बारिश के पानी से छड़ी लगी हुई थी। सब जगह फ़ोन लगा के पूछा था। भाई बारिश आ ही रही थी, वहाँ पे रुकी ही नहीं रही थी हर जगह। हमने फ़ोन लगाकर भी पूछा, खतरा कहीं ना था। लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। भाई खतरा तो कहीं पर भी नहीं था, पर सबको पुराने दिन जब पानी बहुत बरसता था, घरों में घुस जाता था, तो वो दिन याद आ गए। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता। भाई अब मालवा में उस तरह की बारिश नहीं होती थी, वैसा पानी नहीं गिरता था। इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता था कि ज़्यादा गिर गया। भाई पहले से औसत पानी गिरे तो लोगों को यह लगता था कि पहले से भी ज़्यादा पानी गिर गया है। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है। भाई इस बार भी बारिश 40 इंच के बराबर ही हुई है। कहीं ज़्यादा है, कहीं थोड़ा कम। भाई यहाँ पर कहीं तो बारिश ज़्यादा हुई है और कहीं थोड़ी कम हुई है। लेकिन लोग टीवी की समझ में अति की बोलने लगे हैं। भाई टीवी को समझ लेते हैं, टीवी की न्यूज़ सुनते हैं और अति कर कर यानी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलने लग जाते हैं। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना
मालवा के आंगन में से निकलना है। भाई जब हम उज्जैन से देवास की ओर जाते हैं, इंदौर जाना, देवास होते हुए जब हम यानी उज्जैन से इंदौर जाते हैं तो हमें देवास से होते हुए निकलना पड़ता है और मालवा के आंगन में से निकलना पड़ता है हमें इंदौर जाना के लिए। तब हम उज्जैन से इंदौर पहुंचेंगे, जिसमें बीच में हमारा मालवा का आंगन आएगा। अब मालवा का आंगन इतना खूबसूरत है भाई, उसके विषय में लेखक ने आगे इतना खूबसूरती से वर्णन किया है कि आप देखोगे तो ऐसा महसूस करोगे चैप्टर को पढ़ते ही कि हम वहाँ पर साक्षात वहाँ पर मालवा के आंगन में खड़े हैं। चलो देखते हैं। कवार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई। भाई कवार के में जो धूप निकलती है वो भरी पूरी और गदर मचाने वाली होती है। हरियाली से तबीयत झक हो जाती है, यानी हरियाली को देखकर तबीयत खुश हो जाती है, मन में खुशी की लहर दौड़ने लग जाती है, इतनी हरियाली होती है कवार के महीने में। लेकिन कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता और आश्वस्त मिलती है। भाई उसके बाद कवार के महीने के बाद कुएं, बावड़ी, तालाब तलैया, भाई सारे तालाब, नदी, कुएं सबको लबालब पानी से भरा हुआ देखकर, नदी नालों को बहता हुआ देखकर, फसलों को लहराता हुआ देखकर क्या गजब की विपुलता यानी खुशी हमारे को आश्वासन देती है, हमारे मन को खुश कर देती है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली। भाई ऐसा लगता है वो हमें ऐसे कह रही है कि खूब अब जमकर बनाओ दिवाली और दशहरा। अब की मालवा खूब पकी हुआ है। भाई अब की बार मालवा में खूब फसल उगी है, खूब पककर तैयार हुआ है। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दवा को कहा कि अपने को सब नदियाँ, सारे तालाब, सारे ताल तलैये और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। इंदौर में जब लेखक उतरे, गाड़ी के सामान रखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा उसको कि हम सभी नदियाँ, सारे तालाब, ताल तलैया सब कुछ देखना चाहते हैं, सभी पहाड़ चढ़ना चाहते हैं। भाई मालवा के अंदर यही फेमस है, नदियाँ, तालाब, ताल तलैये, जलाशय, पहाड़, जिसके बीच में से नदियाँ बहती रहती है, हम सब वो देखना चाहते हैं। और उसने दवा ने क्या कहा कि मुस्कुराते हुए कहा यहीं से, भाई आप यहीं से देखना चाहते हैं। उन्होंने लेखक ने कहा नहीं यार, पहले माता बिठाएगा। भाई उन्होंने कहा नहीं यार, मैं तो पहले माता को बिठाऊंगा, यानी नवरात्रि में पहले अपने घर माता को बिठाऊंगा। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई, ताऊ जी 1 बजने वाला है। भाई उन्होंने कहा, गाड़ी ड्राइवर ने कहा माता तो बैठ गई है भाई, और ताऊ जी आरती भी हो गई है, 1 बज गया है और माता तो बैठ भी चुकी है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 पार हो गई है। भाई उन्होंने देखा कि अब उस हमारी उम्र भी 70 के पार हो गई है, पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे। भाई हमसे पहाड़ तो चढ़े जाएंगे नहीं, और नदी नाले जैसे बचपन में हम लोग तैर कर पार कर लेते थे वो भी नहीं होंगे। सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेटकर रड़का नहीं जा सकेगा। जब सुनहरी घास हमें बुलाएगी तो उस पर लेटकर हम रड़के यानी पलटी भी नहीं मार सकेंगे। मन से तो किशोर हो सकते हो, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। भाई हम मन से तो चंचल हो सकते हैं, किशोर हो सकते हैं, लेकिन शरीर कैसे फुर्तीला, लचीला और गर्वीला लाएं। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो। फिर वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि उम्र जो ले गई तो ले जाने दो उसे, उसका जो है रखे। भाई उम्र का जो है वो अपने पास रखे, अपना जो है उसे जिए। भाई अब जो हमारे पास रह गया है उसे हम खुलकर जिएंगे। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। भाई इस त्रासदायी प्रतीति से कि अब मैं नदी नालों को पार नहीं कर सकता, पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकता, इसके बावजूद उन्होंने 2 जगहों से नर्मदा नदी को देखा। ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा था। भाई उन्होंने नर्मदा नदी को 2 जगहों से देखा, और वहाँ क्या देखा कि ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट का विशाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा था। कहाँ पर?
नर्मदा नदी के ऊपर। शायद इसलिए वह चिढ़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही थी। नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाया जा रहा था, इसलिए नर्मदा नदी कुछ चिढ़ती हुई तिन तिन फिन फिन करती सी बह रही थी। मटमैली, कहीं तो वो मटमैली थी, कहीं छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती। भाई कहीं पे वो छिछली हुई चिंगरी हुई भाई अपने तल के पत्थर दिखा रही थी कि मैं नहीं बहती यहाँ से। कहीं गहरी अथाह थी और कहीं पर तो वो नर्मदा नदी इतनी गहरी थी कि वहाँ तक जाया नहीं जाता। वे बड़ी बड़ी नावें वहाँ नहीं थी। भाई पहले नर्मदा नदी में बड़ी बड़ी नावें चलती थी, वो भी वहाँ नहीं थी। शायद पूर्व में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई होगी। शायद बहने से बचाकर उसे कहीं रख दिया गया होगा। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे। भाई नर्मदा नदी के किनारे पर चारों तरफ टूटे फूटे पत्थर पड़े हुए थे। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। भाई ओंकेश्वर नाथ जी जो था वहाँ का ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम था, वो भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे पहले था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। भाई वहाँ तो नर्मदा के किनारे पर क्या थे, मशीनों के निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रक, गुर्राते हुए स्टार्ट करे हुए ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर कवार की चिलचिलाती धूप मिली, पर हमें वहां पर थोड़ी देर कवार की धूप भी मिली जो बहुत तेज थी। लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। भाई नर्मदा में बार बार बाढ़ आने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी था। भाई इतने बांध बन गए थे, इतनी बाढ़ आ चुकी थी, फिर भी नर्मदा के अंदर बहुत सारा पानी था, खूब पानी था और गति भी बहुत तेज थी। नेमावर में के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। भाई नेमावर के पास बजवाड़ा गांव था, वहां पर नर्मदा शांत थी, गंभीर थी और भरी पूरी थी, पानी से भरी हुई थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी। भाई शाम होने पर भी वह अपने अंदर के मंदे उजाले यानी कम उजाले से, कम चमक से दमक गमक मतलब चमक रही थी। चवथ का चांद उस पर लटका हुआ था। चवथ मतलब चतुर्थी का चांद उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। भाई मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच में हम लोग बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे और हमने चुपचाप नर्मदा नदी को प्रणाम किया। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। भाई बहन जी जो थी, जो उनके साथ उनकी पत्नी थी, उन्होंने सहलाते हुए नर्मदा नदी को सहलाते हुए कहा कि अब यह थक गई है, देखो रात को अब वो बहेगी। क्योंकि वो वहां पर शांत थी, गंभीर थी, तो वो थक कर बैठ गई है और रात को वो बहेगी। रात भर हम इसके किनारे ही सोए। भाई रात भर हम दोनों वहीं पर सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे। भाई सवेरे उठ के सुबह सुबह हम उठकर उसको प्रणाम किया, उसको नमन किया नर्मदा नदी को और उसके किनारे बैठ गए। अब वह शांत बह रही थी। भाई सुबह के टाइम वो शांत बह रही थी। अब अपने घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, बहन जी गंगा किनारे की, हम भाई यहाँ जो है अपने घाट के नीचे नर्मदा किनारे के लोग हैं हम तो, और ये बहन जी गंगा किनारे की है। हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं। भाई हम नर्मदा नदी किनारे के घाट के लोग, हम उसे नदी नहीं अपनी माँ मानते हैं। नर्मदा हमारी मैया है, उससे हम बने हैं, उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है। भाई हम लोगों के लिए नर्मदा नदी के किनारे पर बैठना अपनी माँ की गोद में डूबने के बराबर है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। भाई जब हम ओंकारेश्वर और नेमावर जा रहे थे तो दोनों बार हमें विंध्याचल के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट और दूसरी तरफ बिजवाड़ा का घाट। भाई एक तरफ तो विंध्य के घाट जो उतरने पड़े थे हमें, उसपे एक तरफ तो हमारा सिमरोल का घाट था, दूसरी तरफ बिजवाड़ा का घाट था।
दोनों में संगोन के जंगल थे भाई, दोनों घाटों के बीच में खूब गहरे जंगल थे। पत्ते खाखरे होते हुए और पत्ते जो सूखे पत्ते थे आवाज करते थे, फिर भी फुनगियों के पर फूल के झल्ले थे। सिमरोल के बीच में चोरल खूब बहती हुई मिली भाई, सिमरोल के बीच में, सिमरोल घाट से था जो, उसके बीच से चोरल नदी बहती थी, वो खूब बह रही थी, पानी उसमें खूब था। बिजवाड़ा में हर नाला बह रहा था और बिजवाड़े की तरफ से घाट पर से हर नाला बह रहा था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे भाई, सभी नाले नदी सब ऐसे ही कलमल कलमल करते आवाज करते हुए जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहे तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमग फल फूल और अंधे थी भाई। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, यानी कितनी नदियां और तालाब हैं, कितनी नदियां बहती है पहाड़ों के सीने से, सब अगर बहने लग जाए तो नीचे धरती की काली मिट्टी खूब उमग कर भाई, खूब चमक कर फल फूल और रंग देने लगती है। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है भाई, नेमावर के रास्ते में ही केवड़ेश्वर है, जहाँ से शिप्रा नदी निकलती है भाई, जहाँ से शिप्रा यानी शिप्रा नदी निकलती है। कालिदास की शिप्रा भाई, कालिदास जो है शिप्रा नदी के पास बैठते थे, बहुत बड़ी नदी है वो, इसलिए उसे कालिदास की शिप्रा नदी कहा गया है। लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। शिप्रा नदी ने उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे यानी चरणों को छुआ महाकाल के, महाकाल कौन, शिव जी के चरणों को छुआ तो वो पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जान पावा पर्वत से निकली और निमाड़ मालवा बुंदेलखंड ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली भाई। जो चंबल नदी है ना, विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकली, विंध्य के पर्वत से निकली और निमाड़ मालवा बुंदेलखंड ग्वालियर होती हुई, इन सभी शहरों से होती हुई इटावा के पास जमुना जी में जाकर मिल गई। चंबल को हमने घाटा विलोद में देखा, फिर चंबल नदी को तो हमने घाटा विलोद में देखा था, काफी सारा पानी था उसके अंदर, खूब बह रही थी, उसमें नहाते लड़के को गर्व था भाई, उसमें जो चंबल नदी में लड़के नहा रहे थे उनको गर्व हो रहा था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है भाई, हमारी चंबल से तो गंगा ही बड़ी। आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है, इस पर गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े, इतना पानी भरा भाई। आगे एक बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है इसमें चंबल नदी में। इस बार गांधी सागर के, हमें गांधी सागर वहाँ पर मालवा में एक गांधी सागर था, वहाँ पर गांधी सागर के सब फाटक हमें खोलने पड़े, इतना पानी भरा भाई। इस बार बारिश इतनी हुई कि हमें गांधी सागर के सब फाटकों को खोलना पड़ा। गंभीरता इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े भाई। हालोद के आगे यशवंत सागर को इतना भर दिया गांधी सागर के खोलकर, तो 2500 साइफन चलाने पड़े। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ भाई, 67 साल में हमने तीसरी बार ऐसा देखा। पार्वती और काली सिंध ने भी फिर रास्ता रोका भाई, पार्वती नदी ने और काली सिंध नदी ने भी फिर रास्ता रोक दिया। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा भाई, 2 दिन तक पार्वती और काली सिंध का भी पानी पुल पर से बहता रहा। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई भाई, इस बार तो मालवा के पठार की सभी नदियों में बाढ़ आई भाई, हर तरह से भर गया, पानी बहता ही चला गया। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया भाई, मालवा के पास से नर्मदा नदी बहती है, उसमें भी खूब पानी आया। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई भाई, कई सालों बरसों बाद हजारों सालों की कहावत सच्ची हुई, जो पहले मालवा के लिए फेमस थी। कौन सी थी? मालवा धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर भाई, पहले मालवा को कहा जाता था कि यहाँ की धरती
गहन और गंभीर है, यानी सोना उगलने वाली है, उपजाऊ है, डगडग पर रोटी कमाने का साधन है, और पग पग पर पानी है। यहाँ पर नीर मतलब पानी है। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। भाई दक्षिण से उत्तर की ओर, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए हमें। खूब पानी, खूब बहाव, खूब कृपा। नदी का सदा नीरा रहना, जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। भाई उसमें खूब पानी था, खूब बहाव था नदियों में, और खूब कृपा बरस रही थी। नदियों के हमेशा सदा नीरा यानी सदा बहते रहना जीवन के स्रोत को सदा जीवित रखता है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। भाई लेखक ने नदियों के बारे में बता दिया, मालवा की नदियों के बारे में। अब नंबर था तालाबों का। वहां पर तालाब भी बहुत ज्यादा थे। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि पानी का प्रबंध जानते हैं। भाई हमारे आज के इंजीनियर ये समझते हैं कि हम पानी को स्टोर करने का प्रबंध जानते हैं। पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। भाई पहले जमाने के लोग कुछ भी नहीं जानते थे, पानी को कैसे स्टोर किया जाए, आपातकाल के समय कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रिनेंसा के बाद ही आया था। भाई वो लोग ये मानते हैं, इंजीनियर ये मानते हैं, जो ज्ञान है, शिक्षा का ज्ञान, वो पश्चिम के रिनेंसा के बाद आया था। भाई रिनेंसा एक राजा है जो उसकी प्रजा के बाद आया था। जब से उसने राज्य संभाला था उसके बाद ही ज्ञान आया था। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रियंसा से बहुत पहले हो गए थे। भाई रियंसा से पहले तो विक्रमादित्य, भोज और मुंज हुए थे, तो ज्ञान रियंसा के बाद कैसे आया? वे और मालवा के सब राजा मानते जानते थे। भाई वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। भाई हमें मालवा के पठारों पर पानी को रोक कर रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे उनके अंदर, और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सके। भाई धरती के गर्भ के पानी को हम बचाकर रख सके। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियर ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया। भाई उन्होंने आज के तालाबों को गाद से, मिट्टी से भर दिया है, और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया है। उन्होंने क्या करा है? जमीन का पानी पाताल से भी खोद खोद कर इतना गहरा कर दिया कि पानी को पाताल से भी निकाल लिया है उन्होंने। नदी नाले सूख गए हैं, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया है। भाई मालवा में पग पग पर पानी था, वो पग पग नीर वाला मालवा भी सूख गया है। लेकिन इस बार बिलावली भर गया है। भाई लेकिन इस बार फिर से भर गया है। पिपलिया पाला भर भर गया है। भाई पिपलिया में भी भर गया है। सिरपुर में लबालब पानी है, सिरपुर में भी लबालब पानी है, और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे, फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है। भाई सभी में लबालब पानी भरा हुआ है, लेकिन इंदौर की खान कौन सी है? इंदौर की खान किसे कहा जाता है? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी में इतना पानी नहीं है जितना होना चाहिए था, जितने में कभी लेखक नहाया करता था वहां पर, और नाव पर सैर की थी लेखक ने वहां पर। उतना पानी अब सरस्वती नदी में नहीं था। हाथीपाला का नाम इसलिए है कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। भाई हाथीपाला नाम इसलिए है, वहां पे एक नदी का नाम हाथीपाला नाम है। वहां उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंद्रभंगा पुल के नीचे उतना पानी रह जाता करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में था। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी। इंदौर के बीच से निकलने वाली नदियां जो होती थी वो मालवा को हरा भरा और गुलजार रखती थी। आज वे सड़े नालों में बदल गई है। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, सबके यही हाल हो रहे हैं। भाई ये जो सब नदियां हैं, शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, ये सब का यही हाल है, ये सड़े नालों में बदल गई है।
ये सदा नीर नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। भाई ये जो सदा नदियां बहती रहती थी, पानी को बहाती थी, अब वो मालवा के लोग जितने लोग हैं उनके गालों के आंसू जितना पानी भी नहीं बहा सकती। चौमासे में चलती है। भाई बारिश के मौसम में चौमासा जो आता है, बारिश का मौसम होता है, उसमें तो ये नदियाँ चलती हैं। बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती है। भाई बाकी के जो महीने रह जाते हैं चौमासे के बाद, बारिश के मौसम के बाद, उन दिनों में ये बस्तियों के नालों का पानी, जो वहाँ पे बस्तियाँ बसी हुई हैं उनके नालों का पानी ही ढोती है, उन्हीं को ही बहाती है। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। भाई नदियों ने तो सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले से बना रही है। भाई यहाँ बताया है कि नदियों ने तो सभ्यताओं को जन्म दिया, पर आज की सभ्यताएं तो नदियों को ही खत्म कर रही है, क्योंकि नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 इंच ज़्यादा पानी गिरा। भाई इस साल मालवा में सामान्य बारिश जो हुई है, 35 इंच बारिश होती थी, उससे 5 इंच ही ज़्यादा हुई है बारिश, और पानी गिरा है। इतने में ही नदी नाले सब सतर्क हो गए हैं, और अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 के रिकॉर्ड मौजूद है। भाई हमारे अखबार, पहले के जो अखबार है नई दुनिया, जो नई दुनिया है अखबार, उसकी लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद है। 128 साल की यह जानकारी ही आँख खोलने के लिए काफ़ी है। भाई 128 साल की यह जानकारी ही लोगों की आँख खोलने के लिए काफ़ी है। इनमें से एक ही साल था जब 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। भाई जब सबसे कम बारिश हुई थी। लोक में यही 56 का काल है। भाई लोक में यही 1899 का 56 का काल माना जाता है, यानी अकाल का काल माना जाता है। 56 का काल का मतलब अकाल का काल, जो 1899 का था, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच का पानी गिरा था। वो उनका अकाल का काल था। लेकिन राजस्थान के ठेड़ मारवाड़ में से तब भी लोग यहीं आए थे। भाई राजस्थान के ठेड़ मारवाड़ी लोग जो हैं, तब भी लोग मालवा को देखने आए थे, और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने को काफ़ी था। उस समय भी जब 56 का काल था, अकाल पड़ा हुआ था, तब भी खाने और पीने को बहुत कुछ था मालवा में। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। भाई 128 सालों में एक साल ऐसा था जो 56 का काल था, और एक साल ऐसा था जब अतिवृष्टि हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी 1973 का, जिसमें 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपलिया पाला टूट कर बहे नहीं थे। भाई इतनी बारिश हुई थी, फिर भी इन सब के बांध टूटे नहीं थे, टूट कर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता है। अगर वहाँ पर 28 इंच से कम बारिश हो तो वो सूखे का साल होता है। लेकिन ऐसे साल ज़्यादा नहीं है। भाई 128 सालों में ऐसे साल बहुत ज़्यादा नहीं है। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हुई हो। भाई जो 56 का काल था, अकाल का काल था, 1899 ईस्वी में अकाल का जो काल था, उसने देश भर में हाय हाय मचा रखी थी। लेकिन मालवा के लोगों ने ना प्यास से मरे ना भूख से, पर मालवा के लोग जो अकाल के समय ना तो प्यास से मरे और ना भूख से मरे, क्योंकि उनके पास पहले के साल का खूब पानी था, और जो बाद में साल में भी था। भाई उनके पास पहले जो इकट्ठा स्टोर किया हुआ पानी था वो बहुत था, और बाद भी उनके पास बहुत पानी था। अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे में निकल जाता है। भाई लेखक कहता है कि हम अगर अपने नदी नाले और तालाबों को संभाल के रखेंगे तो दुष्काल
यानी आपत्ति का समय जो होगा उस समय उस साल को, अकाल के काल को, साल को हम मजे में निकाल सकते हैं। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं भाई, लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है भाई। वो हमारी बसने की सभ्यता नहीं है, हमारी आगे बढ़ने की सभ्यता नहीं है, वो हमारी उजाड़ की अपसभ्यता है। वो हमें उजाड़ कर रख दिया उसने हमें। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाल कर रखी है वो बताने को काफ़ी है भाई। जो नई दुनिया की लाइब्रेरी थी उसमें कमलेश सेन और अशोक जोशी ने, जो राइटर थे एक, उन्होंने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली, भाई धरती के वातावरण मतलब धरती को गर्भ से गर्म करने वाली खाऊ उजाड़ू सभ्यता की, जो अमेरिका और खाऊ उजाड़ू सभ्यता कौन सी थी, जो अमेरिका और यूरोप में अपनाई जा रही थी। वो अपने औद्योगिक विकास को संपन्न बनाते जा रहे थे, चाहे उसके पीछे कितना ही पर्यावरण फैलता चला जा रहा हो, धरती जड़ से खत्म होती चली जा रही हो, तो उस सभ्यता को कहते हैं खाऊ उजाड़ू सभ्यता। कि जो कतर ने निकाल कर रखी वे बताने को काफ़ी है कि मालव धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, कि मालवा की धरती अब गहन और गंभीर क्यों नहीं है, क्यों यहाँ का डग डग की रोटी और पग पग की नीर नहीं है भाई, क्यों यहाँ पर अब डग डग की रोटी और पग पग पर नीर नहीं रहा, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों लद्दाख में बर्फ की बजाय पानी गिरा, और क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए। भाई इसमें बताया है कि कमलेश सेन जी, अशोक जोशी जी ने कि धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाल कर रखी है ना उन्होंने नई दुनिया की लाइब्रेरी से, वो उन बताने के लिए काफ़ी है कि आज जो बर्बादी हो रही है वो किस कारण से हो रही है, कि मालवा की धरती गहन गंभीर क्यों नहीं रही, वहाँ पर पानी क्यों नहीं रहा, और समुद्रों का पानी गर्म क्यों हो गया है, धरती जमी बर्फ पिघल क्यों गई है, ध्रुवों पर जो जमी हुई थी धरती की बर्फ, क्यों हमारे मौसम का चक्र भी, भाई मौसमों का चक्र भी बिगड़ गया है, बेमौसम कभी भी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, और लद्दाख में हमेशा बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ की जगह पानी गिरने लगा है, और इससे बाड़मेर में गांव डूब गए हैं भाई, अब गांव के गांव ही बाढ़ में डूब जाते हैं। क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। भाई यूरोप और अमेरिका में जो औद्योगिक विकास हो रहा है उससे वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकल रही हैं और उसने धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से निकलती है। भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है नुकसान देने वाली गैसें हैं, हमारे वातावरण को खराब करे जा रही है, खराब कर रही है, ख़त्म कर रही है। ये गैसें अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों से निकलती है। अमेरिका इन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं है। भाई अमेरिका इन गैसों को, इस उद्योग को, अपने विकसित देशों को रोकने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने में से सब गड़बड़ी हो रही है। भाई अमेरिका बिल्कुल भी नहीं मानता कि वातावरण गर्म होने से यह सब कुछ गड़बड़ी हो रही है, पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा। भाई अमेरिका कहता है कि मैं तो अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई भी समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि अब वहाँ इतनी संपन्नता हो गई है कि वो लोग अपनी संपन्नता को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर और डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। भाई हम अपने मालवा की धरती को भी उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम उसको तो बचा सकते हैं, अपनी धरती को तो बचा सकते हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं, भाई हम अपनी जीवन पद्धति को तो बचा सकते हैं।
इस तरह लेखक ने इस चैप्टर में पूरे मालवा का प्रदर्शन किया। उसको प्रदर्शित करके उन्होंने ये बताया कि अमेरिका और यूरोप की खाऊ उजाड़ू सभ्यता जो है वो किस तरह मालवा को खत्म करे जा रही है। मालवा की मजबूरी ना बनाकर इसको उन्होंने सार्वभौमिक बना दिया है। भैया जीवन पद्धति लोगों को नष्ट करे जा रही है। सारी तरफ इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें फैलती जा रही है जिससे धरती का सर्वनाश निश्चित है। तो इस तरह हमने लाइन टू लाइन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया, अच्छे से समझा, पढ़ा, हमने लेखक के विषय में पढ़ा। तो अब आगे हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारी आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और तो चलिए, थैंक यू।